उनकी प्राथमिकता आम आदमी नहीं है, किसान नहीं, मजदूर नहीं, नौजवान नहीं। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है उनके पूंजीपति मित्र, उनके पूंजीपति दोस्त। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से जब नौजवान रोजगार मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान अपने फसल का दाम मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। इनसे मिलकर लड़ना होगा, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। ठीक है, हमारे साथी ने 84 करोड़ लोगों को तो आपने 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ। आपको लगता है ये 84 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे अपनी जिंदगी बिता लेंगे? ऐसे इनको रखो, इनको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। एक थैला मिल जाता है, उसमें कुछ चावल गेहूं होता है और आपके ऊपर उस थैले के ऊपर फोटो लगी रहती है मोदी जी की, मोहन यादव जी की, कहीं किसी राजनीति की, मोदी जी की फोटो देखिए, खुश रहिए, 5 किलो का राशन मिल रहा है आपको। क्या आपको इससे ही खुश रह के अपनी जिंदगी चलाना है? क्या आपको इन्हीं व्यवस्थाओं में जीवित रहना है? अगर रहना है तो फिर ठीक है, जाति धर्म की राजनीति तो चली रही है हिंदुस्तान के अंदर। और अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, मध्य प्रदेश का भविष्य अच्छा हो, यहाँ के किसानों, मजदूरों और नौजवानों का भविष्य अच्छा हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार से लड़के अपना हक हासिल करना, जिस काम को आपको हमको मिलकर। और वो हक क्या है के बारे में अभी बिंदेश्वरी पटेल जी ने बताया। किसानों की जमीनें कब्जा की गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला। कौन देगा मुआवजा? ये सरकारें खामोश बैठे रहने से आपको मुआवजा देने वाले नहीं है। इनके खिलाफ संघर्ष होइए, इकट्ठा होइए। और सिर्फ कटनी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां किसानों की जमीनें गई हैं और उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला है, उनको मांग चल रही है। लेकिन पता चला कि शासकीय मेडिकल कॉलेज तो नहीं खुला, पीपीपी का मॉडल आ गया, पीपीपी का मॉडल। और जो अभी आपका शासकीय जो अस्पताल चल रहा है वो भी उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो आपको महंगी स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी कटनी के अंदर। राजनीति इस पे क्यों नहीं होती? मैं तो कहता हूँ राजनीति शिक्षा के सवाल पर क्यों नहीं होती? राजनीति स्वास्थ्य के सवाल पर क्यों नहीं होती? राजनीति बिजली और पानी के सवाल पर क्यों नहीं होती? क्या आपके बच्चे बिना शिक्षा के आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुझे जरा बताओ, बढ़ सकते हैं क्या? बच्चों को शिक्षा के बगैर आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? शिक्षा की हालत क्या की है बीजेपी की सरकार ने? पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1 लाख सरकारी स्कूल, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल देश में ऐसे हैं जहां से अनपढ़ बनाना चाहते हैं, अंधभक्त बनाना चाहते हैं। आप अनपढ़ रहोगे, बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। इनको सवाल पूछने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर पे देश का नौजवान पहुंच गया, लाखों की संख्या में पहुंच गया। उसने देश की सत्ता से सवाल पूछा, मोदी जी बताओ नीट का पेपर लीक हुआ, मोदी जी बताओ पुलिस का पेपर लीक हुआ, मोदी जी बताओ यूपी में पेपर लीक हुआ, मध्य प्रदेश में पेपर, बिहार में पेपर लीक हुआ, गुजरात में पेपर लीक हुआ, हरियाणा में पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ। हिंदुस्तान के अंदर 93 पेपर लीक हुए, 93 पेपर लीक। और जब नौजवानों की पीड़ा आसमान तक पहुंच गई तो जंतर मंतर पे पहुंचे। उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा लिया, इस्तीफा लिया शिक्षा मंत्री का। पहली बार मोदी सरकार को झुकना पड़ा, पहली बार 12 सालों में मोदी सरकार को घुटने पे आना पड़ा। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं मोदी जी इतना बौखलाए हुए हैं, इतना बौखलाए हुए हैं, 15 साल की बच्ची के पीछे पड़ गए। 15 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची
उसको गालियां दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। उस 15 साल की बच्ची को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे। वो बच्ची रो रही है, बिलख रही है। मोदी जी से उसने माफी भी मांग लिया। मोदी जी ने नौटंकी में एक वीडियो भी बनाया, बोले हम माफ कर रहे हैं आपको, आप कोई महाराजा हो इस देश के, आप महाराजा हो, आप विश्वगुरु हो, आप महामानव हो, आप कौन होते हैं माफ करने वाले? लोकतंत्र में जनता आपसे सवाल पूछती है, मोदी जी आपने मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किया था, आप देश से माफी कब मांगोगे? जब बताओ, किया था कि नहीं किया था? बताओ। किसी चक्कर में मत रहना, किसी गलतफहमी में मत रहना। हिंदुस्तान में हर आदमी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सामने घुटना टेकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इन छोटे छोटे बच्चों को डरा रहे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? कह रहे हमने माफ कर दिया, माफ कर दिया। अरे आपको माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। 12 साल में एक भी वादा आपने नहीं पूरा किया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा आपने किया था। 24 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को मिलनी थी, आपने झूठ बोला। माफी मांगिए इस देश से। आपने कहा था किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, आज तक किसानों के फसल का दाम 2 गुना नहीं हुआ। उनको लाठियों से पीटने का काम आप करते हो, जब गन्ने धान का, गेहूं का दाम वो मांगने के लिए जाता है। माफी मांगिए इस देश के किसानों से कि आपने उसके आमदनी दोगुना करने का काम नहीं किया। आपने कहा था 15 अगस्त 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आप झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, गरीबों का घर उजाड़ते हैं, आदिवासियों को विस्थापित करने का काम करते हैं। माफी मांगे इस देश के गरीबों से, आदिवासियों से, झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों से जिनके ऊपर आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। आपके लिए देंगे 93 पेपर लीक आपके राज्य में हुए, अलग अलग राज्यों के अंदर। उस 93 पेपर लीक के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं और आपकी डबल इंजन की सरकारें जिम्मेदार हैं। मोदी जी माफी मांगिए देश के नौजवानों से कि आपके शासित राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में पेपर लीक होने का काम हुआ। इसलिए देश से माफी अगर किसी को मांगना चाहिए तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। अमेरिका के अंदर आपसे कह रहे हैं डॉलर बचाना है, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो, डीजल का इस्तेमाल कम करो। हमको विदेशों से तेल खरीदना पड़ता है और अपने दोस्त अडानी से कह रहे हैं जाके अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करो, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट मत करो। हिंदुस्तान में तो हम तुम्हें जो चाहोगे, जिस दाम पे चाहोगे दे देंगे। अब जो पैसा यहां से कमा रहे हो, लूट रहे हो, वो जाके अमेरिका में खर्च करो। ये हो रहा है इस देश के अंदर। अब एथनॉल का मामला शुरू हो गया, E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई आसमान पे है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चल रही है। 17 लाख करोड़ रुपए मैंने आपको बताया माफ किया, और कुल 42 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने पूरी तरीके से माफ कर दिया। कितनी कंपनियों का? कितनी कंपनियों का? 42 कंपनियों का। 42 कंपनियों का कितना कितना लौट के लेके। मैंने तो मोदी जी से एक बार सदन में कहा, मैंने कहा मोदी जी छोटा कर्जा आपसे नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा जो 20,000 का कर्जा आता है उसका कालर पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं, जो 50,000 का कर्जा लेता है उसको पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं, जो 1 लाख का कर्जा लेता है उसको पकड़ के आप हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन अच्छा है विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है और हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। अच्छा है नीरव मोदी मेहुल चौकसी जो 20,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। नितिन संदेशा 6,000 करोड़ का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है, हिंदुस्तान से आप उसको भगा देते हैं। वो लंदन में बैठ के ऐश कर रहा है।
देश के नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को चिढ़ाने का काम करता है। ये किसका पैसा है जो विजय माल्या लेके भागा है? ये किसका पैसा है जो नीरव मोदी लेके भागा है? ये पैसा किसी और का नहीं, ये कटनी के छोटे व्यापारी, जबलपुर के व्यापारी, मध्य प्रदेश के लोग, देश के कर्मचारी, मजदूर और किसान का पैसा है। जो पैसा हम बैंकों में जमा करते हैं, मोदी जी उसको उठा के अडानी को और अपने पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। कहते हैं बैंक लूट लिया, अब हिंदुस्तान से भाग जाओ। और यहां तुमको नारा फंसा दिया है इन्होंने, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। हिंदू मुसलमान के नाम पे बेटा लड़ते रहो, हम तुम्हारी जेब काटते रहेंगे। इसीलिए मैंने इस पार्टी का नाम बदल के भारतीय जेब कतरा पार्टी रख दिया। भारतीय जेब कतरा पार्टी आपके जेब काटने का काम करती है। कहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई करते रहो, शिक्षा के बारे में बात मत करो, अस्पताल के बारे में बात मत करो, सड़क के बारे में बात मत करो, रोजगार के बारे में बात मत करो, व्यापार के बारे में बात मत करो, किसानी के बारे में बात मत करो, नौजवान के बारे में बात मत करो, माताओं बहनों की सुरक्षा के बारे में बात मत करो, मिड डे मील के बारे में बात मत करो। सिर्फ दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान में लगे रहो। लेकिन मैं कटनी के लोगों आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक एक सवाल पूछ के जाना चाहता हूं। अगर 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो रहा है तो जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि करोड़ों बच्चे जो शिक्षा से वंचित होंगे, उसमें बड़ी संख्या हिंदुओं के बच्चों की होगी या मुसलमानों के बच्चों की, सिख के बच्चों की होगी या ईसाई के बच्चों की? याद रखना, अगर अस्पताल देश के अंदर बर्बाद होंगे और खराब होंगे और बंद होंगे तो उससे हिंदू ज्यादा प्रभावित होगा या मुसलमान? जरा दिल पे अपने हाथ रख के पूछना, अगर देश में महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम महंगा होगा, चीनी का दाम महंगा होगा, टमाटर प्याज का दाम महंगा होगा, तो उसका ज्यादा प्रभाव हिंदुओं पे पड़ेगा कि मुसलमानों पे? जाहिर सी बात है, हिंदू की ज्यादा आबादी है तो महंगाई की ज्यादा मार हिंदुओं पे पड़ेगी। शिक्षा में बच्चे ज्यादा आपके पढ़ने जाते हैं स्कूल, अगर स्कूल सरकारी बंद होंगे तो ज्यादा अनपढ़ बच्चे आपके पैदा होंगे। अस्पताल ज्यादा संख्या में अगर बंद होंगे तो अस्पतालों की बदहाली की मार ज्यादा आपको झेलनी पड़ेगी। तो सारा कष्ट, सारी तकलीफ, सारी बदहाली हिंदुओं को देकर कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। मैं तो कहना चाहता हूं मोदी जी, मेरा खून बहुत खौलता है, लेकिन खौलता इस बात पे है कि 1 लाख सरकारी स्कूल तुमने बंद क्यों किया। मेरा खून बहुत खौलता है, लेकिन खौलता इस बात पे है कि 20,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों से चुरा के तुमने नीरव मोदी को क्यों दिया। मेरा खून तो खौलता है, लेकिन इस बात पे खौलता है कि 9,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों का लुटा के तुमने विजय माल्या को हिंदुस्तान से भगा क्यों दिया। मेरा इन सवालों पे खून खौलता है कि आपके रेडियो में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पेपर कराने का ठेका क्यों दिया जा रहा है। इन सवालों पे हमारा खून खौलता है, इन सवालों पे हमारा खून खौलता है। और अंधभक्तों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अंधभक्तों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना। इनका एक नेता है हेमंत विश्व शर्मा, मुख्यमंत्री आसाम का, कहता है मुसलमानों के यहाँ से सामान नहीं खरीदना है। मैंने कहा बेईमानों, जितना पेट्रोल डीजल आता है सब का सब गल्फ कंट्री से आता है, मुसलमानों के देश से। तय करो भाजपाइयों कि तुम अपने घर में गैस और तेल का इस्तेमाल नहीं करोगे जो मुसलमानों के देश से आता है। तय करो। देश की जनता को बेवकूफ समझते हो। मोदी जी, तुम्हारी पार्टी के नेताओं के धंधे दुबई में, कतर में शेखों के यहाँ चलते हैं। मोदी जी को देखा है कि नहीं देखा है? जब वो जाते हैं अरब देश में दौरा करने के लिए, दोनों हाथ फैला के शेखों से ऐसे गले मिलते जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई। देखा नहीं देखा नहीं देखा है, ऐसे गले मिलते हैं। कतर के मस्जिद में भी जाते हैं, ब्रुनोई के मस्जिद में भी जाते हैं, दुबई के भी मस्जिद में भी जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने भविष्य को लेकर सावधान होइए, हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर सावधान रहिए। ये निजीकरण हर चीज का निजीकरण हो जाएगा तो आपको फिर कोई पूछने वाला नहीं है। रेलवे के बारे में बात कीजिए, कहते हैं रेल घाटे में है निजीकरण। कोयला के बारे में बात करें, कहते
कोयला कोल इंडिया घाटे में है, इसका निजीकरण। स्टील प्लांट करिए, कहते हैं स्टील प्लांट घाटे में है, इसका निजीकरण। यहाँ कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी है आसपास? आप हैं व्यापारी? इधर आइए जरा, इधर आइए। अगर मैं आपको कहूं कोई घाटे का सामान खरीदने को, तो आप खरीदेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। घाटे का सामान खरीदेंगे? कभी नहीं। कोई घाटे का माल बेचो तो आप खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। तो बताइए, रेल घाटे में है तो उसको कौन दरिया दिल व्यापारी है जो खरीदेगा? इसका मतलब झूठा प्रचार किया जाता है कि निजी जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं घाटे में है और उसको निजी हाथों में बेचा जाता है। इनके झूठे प्रचार के अंदर आपको नहीं फंसना है। आज हर व्यवस्था अगर सरकारी हाथों से निकल के निजी हाथों में चली जाएगी तो याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे माल कमाने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माल कमाने का काम करेंगे। इसलिए इस सभा में आप आए हैं, आदरणीय रघु ठाकुर जी को आप सुनेंगे। हमने भी राजनीति का ककेरा रघु जी से सीखा और बचपन से ही एक रुचि थी कि देश और समाज के लिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संजय सिंह जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई बिंदेश्वरी पटेल जी, जन अधिकार परिषद के भाई पांडे जी, आम आदमी पार्टी के हमारे साथी और अध्यक्ष भाई सगर साहब परमार जी, हमारे तमाम पत्रकार मित्र, कटनी के कोने कोने से गांव से चल के आए हुए किसान भाइयों, साथियों, दोस्तों, कटनी के व्यापारी भाइयों, माताओं, बहनों, मित्रों, आज जिस सवाल को लेके यहाँ पर आपने सभा बुलाई है, ये वो सवाल है जो सवाल इस मुल्क के बदलाव के प्रश्न चिन्ह है। आपके पास जनता की ताकत नहीं, जनप्रतिनिधियों की ताकत नहीं। हमारे विधायक महोदय मित्र हैं, माइक बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे ठीक है, ठीक है। जो डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान की गरीब आदमी
उस जमाने में हिंदुस्तान में गरीब और अमीर का जो अंतर था वो अंतर था लगभग 25,000 गुने का। आज हिंदुस्तान में जो अंतर है गरीब का और अमीर का, सामान्य व्यक्ति और अमीर का, वो अंतर बढ़ के 2 से लेकर 3 करोड़ का हो गया। ये जो विषमता बढ़ रही है, इस विषमता का सबसे बड़ा कारण डिजिटल है, पूंजीवाद है, ये सबसे बड़ा कारण। और इसे डिजिटल के साथ यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज सरकारी बनना चाहिए, तो इसको लेके लड़ना पड़ेगा। हम कटनी के लोगों को बधाई देते थे, आपने एक बार बंद किया था तो कुछ लोग रखा इस बार जिला बंद करना। अगर कटनी शहर बंद करने पर जो निजी कॉलेज है 6 महीने रुक सकता है, तो जिला बंद करने पर 6 साल रुक जाएगा, सरकार बच जाएगी। तो इसको आपको समझना है, पर आपको बनना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे खतरनाक है लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाओं की संविधान और लोकतंत्र ये विश्वास से चलता है, जनता के विश्वास से। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रति कोई विश्वास नहीं देता, आज संसद पर कोई विश्वास नहीं देता, शासन प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं देता। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं कटघरे में नहीं, जनता उनके प्रति विश्वास करती है। ये लोकतंत्र खतरा है, इसको भी लोग समझे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज देश में बढ़ते हुए निजीकरण के खिलाफ रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ ये सभा हुई कटनी के अंदर। अभी एक बड़ी भयावह स्थिति देश के सामने ये है कि किसान के लिए, रोजगार के लिए, फसल के दाम के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन 17 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का सरकार ने माफ किया। 43 पूंजीपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया। हालत यह है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की कि हम 300 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं मोदी जी के राज में। हालत यह है कि हम कहते हैं हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हिंदुस्तान 142वें नंबर पे खड़ा है। और जो बड़े परिश्रम से इस देश के करोड़ों लोगों ने संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं को मोदी जी बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे रेल हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे स्टील प्लांट हो, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हर संस्था को खाली निजीकरण निजीकरण निजीकरण। इससे सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ेगी और चंद पूंजीपतियों को इसका लाभ मिलेगा। आम जनता के ऊपर आर्थिक भार बढ़ेगा। ये आज इस सभा के माध्यम से हमने लोगों को बताने का काम किया। विंदेश्वरी पटेल जी ने भी एक मुद्दा उठाया था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए लंबे समय तक आंदोलन चला, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे सरकारी मेडिकल कॉलेज के बजाय पीपीपी मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है, जिसमें जनता के ऊपर स्वास्थ्य के नाम पे एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन जब भी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी तो हम लोग करेंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि यहाँ पे शासकीय मेडिकल कॉलेज खोला जाए, ये पीपीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज नहीं चलना चाहिए। तीसरा मुद्दा था कि इस वक्त एक बड़े आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, जिसमें 93 पेपर लीक का मुद्दा नौजवानों ने उठाया, नीट के पेपर लीक का मुद्दा नौजवानों ने उठाया, 21 बच्चों ने आत्महत्या की थी वो मुद्दा नौजवानों ने उठाया, और मजबूरी में प्रधानमंत्री जी को शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह का रुदन प्रतिदिन कैमरे पे आके प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और देश के अपने जो गुंडा एलिमेंट है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उनके इस भड़काऊ तरीकों से आज ये हालत हो गई है कि 15 साल की बच्ची को, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने गाली दिया था, उस बच्ची को माफी भी मांगनी पड़ी और उसको बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। उस मासूम बच्ची को बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उसको मार के नाले में फेंकने की धमकी दी जा रही है। ये कौन सा न्याय है आपका प्रधानमंत्री? आप कह रहे हैं आपने सब बच्चों को माफ कर दिया। अरे भाई महाराजा है क्या आप? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आप मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के माँ की गालियां देते हैं। आपके लोग कितनी भद्दी भद्दी भाषा बोलते हैं। ये कंगना रनौत, ये सांसद, इसने कहा कि वहां पे जो बच्चियां आई उनके कई पुरुषों से यौन संबंध बनाती हैं। इस तरह की गंदी
टिप्पणी और गंदी बयानबाजी करने वाले लोग आपकी पार्टी में भरे हुए हैं और आप बच्चों को टारगेट करने में लगे हुए हैं। उनको लगातार ऐसा भाषा का ज्ञान दिखा रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि आप पता नहीं कितने संस्कारी हैं। भाषा के ऊपर भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इसलिए भाषा के ज्ञान देने का अधिकार भाजपा के लोगों को नहीं है। सबसे गंदी भाषा, सबसे घटिया भाषा इस देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के लोगों की है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को भी घेर रही है, जिसमें से पंजाब भी एक है। उनका कहना है कि पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं, तो पंजाब का मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और मेरी चुनौती उन तक पहुंच जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। अगर एक भी प्रमाण पेपर लीक के पंजाब के मोदी जी या उनकी पार्टी के लोग दे देंगे तो उस पर फिर हम हर सजा झेलने के लिए तैयार हैं। वहां पेपर लीक नहीं हुआ, वहां नकल हो रही थी। एक कॉलेज में नकल करने वाले लोग पकड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने में मास्टर है, कोई भी चीज फैला देती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं। संजय जी, आप माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है किस तरह का कौन सी पार्टी कहाँ पे? देखिए, अब उसका परिणाम तो कल आ जाएगा, सामने हो जाएगा। ये जरूर है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनका टिकट काट दिया गया था, नरोत्तम मिश्रा जी का। तो मुझे लगता है कि इनकी अंदरूनी लड़ाई का लाभ विपक्ष को मिल सकता है। संजय जी, आम आदमी पार्टी से आप आते हैं, आज का कार्यक्रम जिस बैनर तले है, इसके पीछे का ये दोनों का आपस में, आपको ये नहीं मालूम कि रघु ठाकुर जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं, और अभी हमने यात्रा की थी सरयू से संगम, तो आशीर्वाद देने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में रघु जी पहुंचे थे। तो जो भी जनहित के इतने बड़े मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं रघु जी, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनका साथ दें। हम लोग की विचारधारा एक है और कितना विकास हुआ है, चर्चा नहीं की, काम करते हैं। मैंने जो बातें जानकारी मिली थी विंदेश्वरी जी और हमारी पार्टी के साथियों ने जो बताया था, उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दा है, जमीनों का मुआवजा एक बड़ा मुद्दा है। तो कटनी के जो और भी स्थानीय मुद्दे होंगे उसको लेकर अगर आगे कोई लड़ाई होती है तो उसमें हम लोग शामिल होंगे। सर, जैन जी प्रोटेस्ट के बाद जैन जी के जो बच्चे हैं उनको गालियां और तरह तरह के हथकंडे अपना करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, अब जैन जी डरने वाले नहीं है, अब तो जैन अल्फा खड़े हो गए। उनसे छोटे बच्चे अब निकल के आ रहे हैं कि हमारे स्कूल में पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बैठने का इंतजाम नहीं है। हमारे यहाँ लखीमपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश में। लेकिन मोदी जी की प्राथमिकता नहीं है ना। मोदी जी तो हमारे यहाँ गए थे सभा में, यूपी में, बोले हाँ भाई बताओ, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप तो समझते हैं मोदी जी की प्राथमिकता स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं है, वो तो शमशान बनाना चाहते हैं गाँव गाँव। आप समझते हैं कि देश का युवा और किसान सब जाग रहा है, तो मोदी सरकार की उल्टी गिनती। मैं एक बार आपको मालूम पड़ जाएगा। ये अभी भारत सरकार का ये सत्य जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी या दोहराए कोई भी आने वाले 1 महीने कोई सुनाई नहीं करेगा। उन्हें खतरा है कि जहाँ जाएंगे वहाँ ये अल्फा और जन खड़े हो जाएंगे, इसका जो परिणाम होगा आपको समझेंगे। तो जो सरकार सिर्फ सभाओं करने से बचने लगी है, जो मोदी जी का 56 इंच का सीना था, तो सभा करते वो 56 इंच के हैं, आज जब छपाते कर रहे हैं, तो उनके जाने में कोई संख्या है क्या? थोड़ा सा चला। सर, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार के विरुद्ध लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहा है? कई मुद्दों पर जो है भिन्नता नजर आती है। जो विपक्ष है लोकतंत्र के लिए अच्छा है, मतभेद होना अच्छा है, और जो राजनीतिक द्वेष है वो ठीक नहीं है। राजनीतिक द्वेष रख के मोदी जी काम करते हैं। धन्यवाद।